कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो चलिए बेटा जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। चैप्टर चल रहा है बेटा जीवों में विविधता यानी कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेक्चर नंबर है 6। अब यहीं पे इस चैप्टर को हम लोग बढ़ाएंगे आगे। ओके चलिए, अगर बात की जैसे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो बेटा जैसे आप सबको पता है कि भाई हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, जंतु संघ, यानी कि भाई यहाँ पे किस किस तरीके से भाई जो प्राणी जगत है यानी कि जो जंतु जगत है उसको किस किस संघ में बांटा गया है। तो उन्हीं संघों को हम लोग पढ़ रहे हैं। और इससे पहले वाली क्लास में हमने कुछ संघ को देखा था, जैसे एनिलिडा हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, इन्हीं सब को यानी कि क्या पढ़ रहे थे भाई, संघ ही पढ़ रहे थे। और हमें पता है कि भाई टोटल कितने संघ हैं, 11 संघ हैं। तो अभी हम कितने पढ़ चुके हैं, 6 पढ़ चुके हैं। और देख लेते हैं आज कौन सा पढ़ने वाले हैं। तो बेटा आज जो हम पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा एंड होगी कोएस, यानी कि ये 4 संघ हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे बेटा किससे, एक बार देख लेते हैं कि जंतु जगत में कैसे जीव हैं। जिन बच्चों को नहीं पता तो पता लग जाए। तो बेटा जंतु जगत में वैसे मैं बहुत बार बता चुकी हूं, क्या सारे के सारे बहुकोशिकीय किनको रखा गया है, यूकैरियोटिक जीव को। किनको यूकैरियोटिक को। अब यहीं पे देख लीजिए इस चार्ट को, जहां पे लिखे हुए सारे संघों के नाम, पॉरीफेरा, सीलियंथ्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये यहां तक एनिलिडा तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे आर्थ्रोपोडा से। ओके चलिए आर्थ्रोपोडा से स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले आर्थ्रोपोडा शब्द का प्रयोग किसने बेटा, वन आपका सीबॉल्ड ने, किसने बेटा यहाँ पे, वन सीबॉल्ड ने 1845 में किया था, जिसका अर्थ क्या होता है, संयुक्त उपांग यानी कि जुड़े हुए। क्लियर। अब संयुक्त उपांग क्या है बेटा यहाँ पे आपका, यानी कि जॉइंट मतलब क्या होता है, जुड़े हुए। फुट मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पे, पैर, यानी कि जुड़े हुए जिसमें पैर मिलते हैं, यानी कि संयुक्त उपांग पाए जाते हैं। यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है बेटा, यही खासियत है। एंड क्वेश्चन अगर हम पूछें कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि आर्थ्रोपोडा जो है वो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इस संघ में भाई कितने जंतु है वो सब यहाँ लिखा हुआ है, और कितनी गहराई तक भाई कहां तक ये पाए जाते हैं। मेन आपका पॉइंट जो है बेटा वो ये वाला है। क्लियर। आगे आ जाइए। हाँ जी, संघ आर्थ्रोपोडा, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट तो आपको वैसे ही बहुत अच्छे से क्लियर है, मैंने बहुत बार ये आपको बताया है कि यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। क्लियर। सेकंड पॉइंट देखिए, इस संघ के जंतु जल, थल एवं वायु तीनों जगहों पर क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे पाए जाते हैं। यानी कि भाई जो हमारे कौन से वाले बेटा, जो हमारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु होते हैं वो किसमें, वो जल, क्लियर, वो थल यानी कि धरती, और वायु यानी कि तीनों जगह पर पाए जा रहे हैं। कौन से, जो आर्थ्रोपोडा में आ रहे हैं। और कैसा है, सबसे बड़ा संघ है। 2 पॉइंट क्लियर। तीसरे पे आइए, तीसरा क्या बोल रहे हैं। हाँ जी बेटा यहाँ पे बोल रहे हैं शरीर, सिर, वक्ष और उदर में क्या होता है बेटा, विभाजित होता है। इनमें जुड़े हुए पैर होते हैं। भाई इनकी यही तो खासियत है, क्या, संयुक्त उपांग। क्लियर। क्या पाए जाते हैं, संयुक्त उपांग यहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कि जुड़े हुए पैर। इनकी यही तो खासियत है ना, किसकी बेटा, आर्थ्रोपोडा की। अब यहाँ पे है कि भाई सिर, वक्ष और उदर क्या होता है। तो बेटा ये क्या होता है, ये आपका सिर है। आपका वक्ष क्या होता है बेटा, वक्ष वो होते हैं जहां पे फेफड़े स्थित होते हैं। उदर क्या होता है, जहां पे किडनी यानी कि फेफड़ों से नीचे वाला भाग आपका उदर का होता है। ये चीज क्लियर कि भाई सिर, वक्ष, उदर में कैसे विभाजित होगा, इस तरीके से। नेक्स्ट, इनका शरीर द्विपार्श्व सममित तथा अनेक खंडों का क्या होता है, बना होता है। यानी कि खंड यहाँ पे होंगे और कैसा होगा, द्विपार्श्व सममित, यानी कि एक रेखा जाएगी इनके एक अक्ष से और 2 बराबर भागों में बांट देगी। क्लियर। यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो चुका है बेटा, सिर, वक्ष और उदर में विभाजित, यानी कि सिर होता है, साथ ही साथ वक्ष बता चुकी हूं। जैसे जो मनुष्य होता है, मनुष्य में जैसे फेफड़े होते हैं, वो भाग कौन सा होता है भाई, वक्ष का होता है। उदर क्या होता है, जहां पे किडनी वगैरह स्टार्ट है। ठीक है, यानी जहां पे किडनी होती है। तो इस तरीके से ये इस तरीके से बन जाता है कि भाई ये सिर हो गया, ये वक्ष वाला भाग, ये उदर वाला भाग। क्लियर। जुड़े हुए पैर होते हैं, ये चीज क्लियर।
इनका शरीर द्विपार्श्व सममित तथा अनेक खंडों का बना होता है, ये अच्छे से क्लियर। चलिए नेक्स्ट, श्वसन के लिए जलीय जंतुओं में क्या मिलते हैं? क्लोम पाए जाते हैं तथा स्थलीय जंतुओं में ट्रैकिया या बुकलंग पाए जाते हैं। हाँ जी, तो बेटा क्लोम क्या होते हैं? देखो, जो जीव पानी में रहते हैं। चलो यहाँ पे एक छोटा सा आप जीव की बात करो बेटा, जो जीव पानी में रहते हैं जैसे मछली, लेकिन याद रखना मछली इसमें हम नहीं लेते हैं, ठीक है। हम एक अलग से आपका पढ़ेंगे वर्ग, ठीक, जहां पे सिर्फ मछली के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज गाइज, यहाँ पे पानी में रहती है जैसे मछली, ठीक। अब सोचो मछली जो होती है, जैसे उसको पानी से बाहर निकाल देते हैं, क्या वो वहां पे जिंदा रहती है? नहीं रहती ना, मर जाती है। अब एक इंसान पानी में जाता है, क्या वो पानी में पूरा दिन बैठा रह सकता है? नहीं रह सकता, क्योंकि वो एक स्थलीय है ना। अब यहीं पे तो पानी में जो एक जीव जिंदा रह रहा है, क्यों रह रहा है? कि उसमें क्या मिल रहा है? क्लोम मिल रहे हैं, ठीक है। यानी कि भाई गिल्स, फिर आपके गलफड़े मिल रहे हैं, इस वजह से वो वहां पे जिंदा होते हैं। तो इनमें क्या मिल रहे हैं? क्लोम। जबकि जो स्थल है यानी कि धरती पर जैसे हम लोग होते हैं, हम लोगों में क्या होता है? फेफड़े होते हैं, इसलिए हम पानी में सांस नहीं ले पाते, ठीक है। तो इनके स्थलीय जंतुओं में क्या मिलता है? ट्रैकिया या बुकलंग पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर के प्रत्येक खंड में एक एक जोड़ी बहुखंडीय उपांग होते हैं। क्लियर है? क्या होते हैं? एक एक जोड़ी बहुखंडीय क्या होते हैं बेटा? यहाँ पे उपांग पाए जाते हैं। अब आगे आइए, रुधिर परिवहन तंत्र क्या होता है बेटा? खुला होता है। रुधिर परिवहन तंत्र खुले से क्या मतलब होता है? तो ये बेटा दो तरीके से होता है, एक होता है बंद, एक होता है खुला। क्लियर? ठीक है। तो बेटा होता क्या है कि जब रुधिर क्या होता है? जब रुधिर कहां पे? किसी नलिका में बहता है तो हम उसको बोलते हैं कि ये बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र। और जब रुधिर सीधा कहां जाता है? सीधा अंगों में जाता है, ठीक। तो ऐसो को हम बोल देते हैं क्या? ऐसो को हम बोलते हैं क्या? खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र। इतनी चीज क्लियर अच्छे से। नेक्स्ट, इनमें शरीर की सतह द्वारा भी क्या हो सकता है? श्वसन हो सकता है। कि भाई देखो यहाँ पे कि भाई अगर जलीय जंतु है क्लोम के द्वारा और स्थलीय जंतु है तो ट्रैकिया या बुकलंग के द्वारा, लेकिन इनमें किसी किसी में शरीर की सतह द्वारा भी क्या कर सकते हैं? भाई ये श्वसन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, ये जंतु सामान्यतः एक लिंगी होते हैं। ये चीज मैं बता चुकी हूं। एक लिंगी क्या होते हैं? जब जीव में केवल किसकी? जब जीव में केवल एक लिंग की उपस्थिति होती है, ठीक है। आपका किसकी बेटा? जब जीव में केवल एक लिंग उपस्थित हो, या लिख सकते हो उपस्थित होता है, ठीक है। हाँ जी, अब यहां पे नर और मादा दो ही होते हैं, ठीक है। अब वो जीव है या तो बेटा नर होगा या वहां पे मादा, दोनों नहीं होंगे। क्लियर? तो जब एक जीव जो होता है, एक जीव में केवल एक लिंग की उपस्थिति है, नर है या मादा है, ठीक है। यानी कि वहां पे जो जीव होगा गाइस, उसमें क्या होंगे भाई? उस जीव में केवल एक लिंग की उपस्थिति होगी, या तो वो नर होगा या मादा, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। ऐसे जीवों को बोलते हैं एक लिंगी, ठीक है। यानी कि आपका क्या हो जाता है भाई यहाँ पे कि भाई जीव में एक ही लिंग की उपस्थिति है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें निषेचन बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार के होते हैं। बेटा निषेचन क्या होता है? ये पॉइंट मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? कि बेटा जो नर होते हैं और जो मादा होते हैं, इनमें क्या मिलते हैं? युग्मक मिलते हैं, ठीक। और मैं आपको बता चुकी बेटा ये 10th में युग्मक, नर युग्मक क्या है, मादा युग्मक क्या है, ये और भी बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा आपको क्लियर होगा, क्योंकि वहां पे चैप्टर है ये जीव जनन कैसे करते हैं। अब यहीं पे इनमें निषेचन बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार का यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि होता है। सबसे पहले ये जान लो निषेचन क्या है। वैसे मैं बता चुकी हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में, तो जितने बच्चों ने समझा है बहुत अच्छी बात है, और जितने बच्चों ने नहीं समझा है तो प्लीज उसको बहुत ध्यान से समझें। अब नर युग्मक, युग्मक क्या है? बच्चे बोलेंगे मैम युग्मक क्या है? तो मैं बोलूं बेटा एक प्रकार की कोशिका ही तो है।
हाँ जी, तो भाई निषेचन यानी नर और मादा, तो बेटा नर में नर युग्मक होता है, मादा में मादा युग्मक होता है। और जब नर युग्मक, ठीक, मादा युग्मक यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक जो हैं ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने पर एक क्रिया होती है, कौन सी? निषेचन की। क्लियर? तो जब ये दोनों मिलते हैं यही क्रिया तो क्या है? निषेचन की क्रिया है। कि जब आपसे कोई पूछे निषेचन क्या, तो आप बोलोगे नर और मादा युग्मक का मिलना। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार का होता है यहाँ पे, यानी कि बेटा, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार का है। यानी कि मतलब क्या? बाह्य का मतलब क्या होता है? बाहर, ठीक। आंतरिक का मतलब अंदर। क्लियर? यानी कि जब ये युग्मक शरीर के अंदर मिलेंगे, ठीक है, किसके? जब ये युग्मक जो हैं शरीर के अंदर मिलेंगे तो हम बोल देंगे आंतरिक निषेचन हुआ है, और जब यही युग्मक शरीर के बाहर मिलेंगे तो हम उनको बोल देंगे बाह्य निषेचन हुआ है। पॉइंट समझ आया? चलिए नेक्स्ट, इनमें उत्सर्जन क्रिया मैल्पिघियन नलिकाओं द्वारा या हरित ग्रंथियों द्वारा होती है। क्लियर है? तो उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन जो है वही वो क्रिया है जिसके द्वारा शरीर से बेकार पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। किसके द्वारा हो रही है? मैल्पिघियन नलिकाओं द्वारा या हरित ग्रंथियों द्वारा। क्लियर? हाँ जी, देह गुहा रुधिर से भरी होती है, यानी कि जो देह गुहा क्या है? देह का मतलब शरीर, गुहा का मतलब गुफा, यानी कि देह गुहा किससे भरी है? रुधिर से भरी, और सभी अंग इसमें होते हैं। एग्जाम्पल, झींगा, बिच्छू, मकड़ी, केकड़ा, मक्खी, मच्छर, तितली, मधुमक्खी व कण खजूरा आदि। ये सारे बेटा, ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, सारे ही एग्जाम्पल इसके इंपॉर्टेंट है। एक भी ऐसा नहीं बोलूंगी कि भाई जो यहाँ लिखा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आर्थ्रोपोडा जो है सबसे बड़ा संघ है, आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए इसके एग्जाम्पल। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। अब कौन सा आ जाता है भाई? इसके बाद आपका यहाँ पे जो संघ आता है भाई वो आ जाता है संघ मोलस्का। संघ मोलस्का क्या है भाई? इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरस्तु ने कटल फिश के लिए किया था। मोलस्का अकशेरुकी का दूसरा सबसे बड़ा संघ है, तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा है? आर्थ्रोपोडा, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपका मोलस्का। इस संघ का नामकरण जॉनस्टन नामक वैज्ञानिक ने 1960 में किया था। इनका शरीर कोमल होने के कारण इन्हें मोलस्का कहा जाता है। सामान्यतः क्या होता है बेटा? इनका कोमल शरीर एक कवच से ढका रहता है और इनकी ये खासियत होती है। क्लियर है? क्या होती है? इनकी ये खासियत होती है। तो कोमल शरीर किनका होता है? जो आपके जितने भी आपके जो मोलस्का में आ रहे हैं। अब यहीं पे इस संघ के जंतुओं का शरीर कोमल व खंड रहित होता है, पहला लक्षण। वही हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन जब लिया, छोटा सा परिचय कि भाई कैसे होते हैं, तो भाई यहाँ पे हम जान चुके थे। अब पहला पॉइंट यही बन जाता है कि इस संघ के जो जंतु हैं उनका शरीर कोमल व खंड रहित होता है, यानी कि भाई खंडों में बटा नहीं होता। इस पर खंड युक्त उपांग नहीं पाए जाते। ठीक, आ जाओ। इनके अधिकांश सदस्य कैसे होते हैं? समुद्री होते हैं, यानी कि भाई देखो ज्यादातर होंगे बहुत सारे, लेकिन अगर हम बात करें 100 टोटल तो 90% जो है वो पानी में मिल रहे हैं। ये कहने का मतलब है इस लाइन का। तो इनके अधिकांश सदस्य कहाँ होते हैं बेटा? समुद्री होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, लेकिन कुछ स्वच्छ जल में व स्थल पर भी पाए जाते हैं। आगे, इस संघ के जंतुओं के शरीर में द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। वापस बोल रही हूँ, इनको बहुत अच्छे से कर लो। जिस बच्चे ने वो चीज, यानी कि भाई जब मैंने बताया था कि किस आधार पे बांटा गया है संघों को, अगर वो चीज बहुत अच्छे से करी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करी है तो बेटा पूरे चैप्टर में कंफ्यूजन बना रहेगा कि आखिर है क्या। क्लियर है? क्लियर यहाँ पे? तो वापस बोल रही हूँ, प्लीज जितनी भी ये चीजें हैं, इस तरीके के जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, ये वर्ड मैं सारे समझा चुकी हूँ आपको। जब आपका भाई चैप्टर जो था, जब आपका चल रहा था स्टार्टिंग में, उसके बाद हम सबसे पहले क्या जानता? वर्गीकरण जाना। फिर हमने देखा भाई किस आधार पे आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजा, इन तीनों को देखा। फिर साथ ही साथ हमने प्लांटी को देखा और शुरू किया था क्या? जंतु जगत। जंतु जगत को शुरू करने से पहले ही ये सब चीजें मैं आपको बता चुकी थी। ठीक है, तो प्लीज उस लेक्चर को देख लेना जितने बच्चों को आपको वर्ड नहीं पता है, क्योंकि भाई उन्हीं को कंफ्यूजन होगा जो लेक्चर पूरा नहीं देखेंगे। तो लेक्चर पूरा देखेंगे उनको क्लियर बिल्कुल हो जाएगा। ओके,
चलिए, तो कौन सी समिति पाई जा रही है? द्विपार्श्व समिति। नेक्स्ट, इनमें खुला संवहन तंत्र तथा उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। शरीर के चारों ओर एक खोल या कवच मिल रहा था, हमने देखा था, तथा एक लिफाफेनुमा आवरण होता है जिसको मेंटिल या प्रवार कह देते हैं। ओके, तो वो जो कवच था वो क्या है भाई? प्रवार। फिफ्थ, इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है भाई? पूरी तरीके से विकसित। रक्त जो होता है वो नीला, हरा, लाल या रंगहीन, यानी रंगहीन क्या होता है? जिसका कोई रंग नहीं होता, जिसका कोई रंग नहीं होता। ठीक, रंग जो अगर जिसमें भी होता भी है तो वो हीमोसाइन आपका सियानिन नामक वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है। भाई जैसे हमारा ब्लड है वो रेड कलर का होता है, क्या बोलते हैं कि भाई रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है वो यानी जो आरबीसी है वो लाल दिखती है, और रुधिर में उसकी संख्या ज्यादा है इसलिए रुधिर क्या दिखता है? लाल रंग का। उसी तरीके से इनका जो रक्त भाई कभी यहाँ पे नीला हरा जो दिखा रखा है ये चीज, तो अगर रंग होगा वो किसकी वजह से? आपका यहाँ पे हीमोसियानिन वर्ण की वजह से होगा। नेक्स्ट, इनमें श्वसन क्रिया किसके द्वारा बेटा? यहाँ पे जल, क्लोम या फुफ्फुस के द्वारा होती है। क्लियर है? किसके द्वारा? इनमें श्वसन क्रिया जल, क्लोम यानी कि गिल्स या फुफ्फुस यानी कि लंग्स के द्वारा होती है, फेफड़ों के द्वारा। ये कैसे होते हैं बेटा? नॉर्मली अगर बात की जाए तो एक लिंगी होता है, यानी कि एक जीव में एक लिंग उपस्थित होगा, या तो वो नर होगा या मादा होगा। लेकिन कुछ जंतु उसके द्विलिंगी भी होते हैं कि भाई एक जीव में दोनों ही मिल जाएंगे, वहां पे नर भी मिल जाएगा और वहां पे मादा भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट, इनमें प्रजनन अलैंगिक विधि द्वारा नहीं होता। किसके द्वारा? अलैंगिक की विधि द्वारा नहीं होता है। जनन बताया था ना बेटा, दो तरीके से होता है। ठीक, एक आपका लैंगिक होता है, क्लियर, और एक होता है आपका अलैंगिक। क्लियर? तो इनमें क्या भाई? इनमें क्या नहीं होता है बेटा? यहाँ पे अलैंगिक द्वारा नहीं होता। नेक्स्ट, इनमें उत्सर्जन व्रकों द्वारा होता है। क्या होता है बेटा? इनमें उत्सर्जन जो होता है वो व्रकों द्वारा होता है। नेक्स्ट, ये त्रिस्तरीय होते हैं भाई, ये पॉइंट भी मैंने बताया था जब बताया था कि भाई जो संघ बनाए गए हैं वो किस आधार पर बनाए गए हैं। क्लियर है? तो जितने बच्चे हैं उन सब ने अगर बहुत अच्छे से पढ़ा है तो बहुत अच्छी चीज है। एग्जाम्पल घोंगा, सीपी, सीपिया तथा ऑक्टोपस आदि। ऑक्टोपस का एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या बात थी भाई? ये जो भी हमने चीजें डिस्कस करी किसके बारे में? संघ मोलस्का के बारे में करी है। ओके, चलिए अब यहीं पे आपका नेक्स्ट आ जाता है कौन सा? इकाइनोडर्मिटा। एग्जाम्पल देख के चीजें क्लियर हो रही होंगी कि अरे भाई इसमें अच्छा ये चीज आती है ना। चलिए, इकाइनोडर्मिटा यानी कि भाई इस संघ के जंतु सामान्यतः कैसे होते हैं भाई? नॉर्मली यानी कि अगर बात करें सामान्यतः समुद्री होते हैं, तथा इनकी त्वचा पर कंटिका यानी कि भाई अगर ये स्किन है इनकी, इस पे क्या मिलेंगे? कांटे जैसी रचनाएं। त्वचा पर कंटिकाएं पाए जाने के कारण इस संघ का नाम इकाइनोडर्मिटा है। यानी कि क्या नाम है इसका? इकाइनोस मतलब स्पाइन्स यानी कि कंटिकाएं, ठीक है, और डर्मेटास मतलब यहाँ पे क्या होता है? स्किन यानी कि त्वचा पर क्या मिल रही है? कंटिकाएं, इसीलिए इसका नाम क्या है? इकाइनोडर्मिटा। ओके, अब इकाइनोडर्मिटा संघ का नामकरण किसने किया था? जैकब क्लीन नामक वैज्ञानिक ने। किसमें भाई? 1738 ईस्वी में किया था। और इस संघ के जंतुओं के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं, देखना स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्या है बेटा? कि इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। कैसे होते हैं भाई? इस संघ के जितने भी जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं समुद्री यानी कि पानी में रहने वाले। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट, ये सीलोम युक्त क्या होते हैं भाई? जंतु होते हैं। इनमें उत्सर्जन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें तंत्रिका तंत्र अल्प विकसित। अल्प का मतलब होता है कम। क्लियर है? इनमें क्या मिलता है गाइस? यहाँ पे तंत्रिका तंत्र अल्प विकसित यानी कि कम विकसित होता है। इनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, यानी कि नर और मादा अलग अलग होते हैं। इसका मतलब क्या है? एक लिंगी
होते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। इनमें लैंगिक प्रजनन होता है, क्योंकि भाई जब सोचो नर और मादा जो है वो अलग अलग होते हैं, तो कौन सा होगा यहाँ पे, लैंगिक प्रजनन होगा। आ जाइए। इनमें अंतःनिषेचन होता है, यानी कि अंतःनिषेचन का मतलब क्या है कि युग्मक जो होंगे, ठीक है, युग्मक कहां पे, शरीर के अंदर मिलेंगे, अर्थात निषेचन शरीर के अंदर होगा। ओके है, क्लियर है। चलिए 8, इस संघ के जंतुओं में पंचतई अर्य असमित पाई जाती है। अर्य असमित बता चुकी हूं कि भाई कहीं से भी कर लो, जीव के शरीर को आप बांट नहीं पाओगे किसी भी यानी 2 बराबर भागों में। और पंचतई का मतलब जैसे स्टारफिश देखिए 5 कोने होते हैं, 3 ऊपर 2 नीचे, इस तरीके से। पंचतई का मतलब क्या है कि 5 वहां पे संरचना होंगी। अभी डायग्राम दिखाती हूँ, पहले एक बार ध्यान देखो। तारा मछली दिख रही है, ये देखो 1 2 3 4, इसी के कारण इनको पंचतई कहते हैं, इनकी खासियत है भाई ये। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 समुद्री अर्ची। नेक्स्ट जो है एंजीरोन है, यहाँ पे ध्यान देखो 1 2, इस तरीके से। बेटा ये क्या है, यानी कि भाई इसी संरचना के कारण इनको क्या बोल देते हैं भाई, पंचतई, यानी कि भाई। और साथ ही साथ अर्य सम्मित क्यों बोल रहे हैं कि भाई आप चाहे यहां से, यानी कि भाई इसमें होता क्या है बेटा, आप कैसे भी कर लो, ठीक है, यानी कि भाई ये जो जीव होते हैं कैसे भी कर लो, आप इनको यानी कि 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते। ठीक है, यानी कि इनका शरीर 2 बराबर भागों में नहीं बंट सकता। इनका शरीर देहगुहा युक्त त्रिकोणक, यानी कि भाई तीनों स्तर मिलेंगे, गोलाकार, बेलनाकार अथवा सितारे के समान। यहाँ पे क्या होता है भाई, इनका सन की संरचना होती है। नेक्स्ट, देह भित्ति में कैल्शियम कार्बोनेट से बना अंतःकंकाल होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। इन पर क्या होते हैं बेटा, कांटे होते हैं। 11th, इस संघ के जंतुओं में पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन की क्षमता होती है। पुनरुद्भवन क्या होता है कि भाई अगर शरीर का कोई भी भाग क्या हो जाता है बेटा, वहां पे किसी कारणवश वहां पे कट गया, कुछ भी हो गया, तो वो वापस आ जाता है। एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं गाइस यहाँ पे, तारा मछली, ब्रिटल स्टार, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, आपका यहाँ पे कुकुमेरिया, थायोन और एंटीडोन। एंड डायग्राम मैं आपको दिखा चुकी हूँ, बहुत ध्यान से बेटा इन डायग्राम्स को देखो। ठीक है, ध्यान देखो भाई ये पंचतई है या नहीं है। बढ़ते हैं फिर आगे, डायग्राम तो आपने देख ही लिए हैं। अब जो बात आती है बेटा वो किसकी आ जाती है यहाँ पे, संघ हेमिकॉर्डेटा की। क्लियर है, कौन सा संघ, हेमिकॉर्डेटा। हाँ जी, तो भाई यहीं पे आ जाइए जल्दी से। हेमिकॉर्डेटा ग्रीक भाषा के यहाँ पे 2 शब्दों हेमी प्लस कॉर्डेटा से मिलकर बना है। हेमी का अर्थ क्या होता है, मतलब आधा, यानी कि बेटा क्या है, आधे कॉर्डेटा, यानी कि भाई इनका मतलब क्या है। और कॉर्डेटा का अर्थ मतलब रस्सी, यानी कि हेमिक कॉर्डेटा को हम क्या बोलते हैं, अर्ध रज्जु की, यानी कि हाफ कॉर्डेटा इनको कहा जाता है। हेमिकॉर्डेटा जो शब्द है बेटा, ये किसके द्वारा, बेटसन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और इसकी 80 जातियां क्या होती है बेटा, पाई जाती हैं। ओके, अब आगे। हाँ जी, फाइलम यानी कि संघ, हेमिकॉर्डेटा को संघ कॉर्डेटा का उप कॉर्डेटा माना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में इसे एक पृथक कॉर्डेटा क्या कर दिया गया बेटा, यहाँ पे इसमें रखा गया है। सबसे पहला पॉइंट यह संघ में एक छोटा समूह में कृमिनुमा समुद्रिक जंतु, यानी समुद्र में रहने वाला, जो समुद्र के किनारे कहाँ रहता है भाई, सुरंग बनाकर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसका शरीर 3 भागों में विभक्त है, शुंड, कॉलर एवं धड़। इसका डायग्राम देखेंगे एक बार यहाँ पे। हाँ जी, ध्यान देखो, क्या क्या बोले, 3 भाग बोले थे, शुंड, कॉलर और धड़। ठीक है, क्लियर है। ये वाला पार्ट इसका शुंड है, ये कॉलर है एंड ये धड़ यानी कि ट्रंक है। आ जाओ। हाँ जी, तो भाई इसके ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं जिससे श्वसन होता है। नेक्स्ट, इसमें नर और मादा कैसे होते हैं भाई, अलग होते हैं, यानी कि ये कैसे होते हैं, ये आपके बेटा एक लिंगी हो जाते हैं। क्लियर है। साथ ही साथ यानी कि भाई इनमें क्या होता है, इनमें बाह्य निषेचन यानी कि युग्मक कहां मिल रहे, यानी कि निषेचन की क्रिया, ठीक है, निषेचन शरीर के
बाहर हो रहा है, यानी कि यहां पे लिख लो कि भाई निषेचन शरीर के बाहर होता है, ठीक। और निषेचन आपको पता ही है क्या, कि भाई युग्मकों का मिलना। एग्जाम्पल बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस, ये इसके एग्जाम्पल है। क्लियर है। और यहाँ पे आज हमें यही चार देखने थे। OMR पे आते हैं जल्दी से। OMR यानी कि 1 मिनट रिवीजन। तो बेटा 1 मिनट रिवीजन, यहाँ पे क्या देखा है आज आपने? भाई आज आपने जो देखा है बेटा वो देखा है आर्थ्रोपोडा, ठीक है, ठीक। और साथ ही साथ आपने मोलस्का, क्लियर, इकाइनोडर्मेटा, हाँ जी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आ जाता है बेटा इकाइनोडर्मेटा के बाद में हेमिकॉर्डेटा, क्लियर है। ये आपके किस में आते हैं बेटा? ये हमने आज भाई देखा है ये सारे संघ। अब आ जाते हैं एक बार क्विज पे, फिर हम सारा जल्दी से रिवीजन लेंगे। क्विज एंड फर्स्ट क्वेश्चन बताओ, जंतु जगत में सबसे बड़ा संघ है? एंड चारों के चारों बेटा ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर। हाँ जी, जल्दी से आंसर दीजिए बच्चा लोग, क्या आंसर हो जाएगा? 4 ऑप्शंस गाइस आपके सामने हैं। थोड़ा समय मिलेगा इसके लिए। नेक्स्ट, घोंघा और सीपी किस वर्ग के जीव हैं? बताइए जल्दी से, किस वर्ग के जीव हैं? कुछ सेकंड और, चलिए। हाँ जी, फर्स्ट, जंतु जगत में सबसे बड़ा संघ है कौन सा? तो बेटा हमें बहुत अच्छे से पता है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा जो संघ है वो है कौन सा? आर्थ्रोपोडा, ठीक है। देखो निमेटोडा तो यहाँ पे बेटा नहीं होगा, है ना। मोलस्का भी दूसरे नंबर पे, तो स्तनधारी भी नहीं। आपका आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1, ओके, यानी कि आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट, घोंघा और सीपी किस वर्ग के हैं? भाई आपके मोलस्का, यानी कि भाई आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, बहुत अच्छे से। चलिए बच्चा लोग, तो एक बार हम सारा रिवीजन कर लें जल्दी से, फटाफट से आगे आ जाते हैं सबसे पहले वाली स्लाइड पे और क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं जो जो हमने पॉइंट्स भाई आज पढ़े हैं। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था आर्थ्रोपोडा से। तो आर्थ्रोपोडा जो शब्द बेटा इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? वॉन सीबोल्ड ने किया था। बेटा ये आप याद रख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रख सकते कोई टेंशन वाली बात नहीं है, याद रखना। क्लियर है। बस आपको संघ के नाम और उसके जो एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। क्लियर है। चलिए अब यहीं पे, हाँ जी, तो हम यहाँ पे देख रहे थे भाई इनकी खासियत क्या कि भाई संयुक्त उपांग यहाँ पे पाए जाते हैं और ये क्या है भाई? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। नेक्स्ट पॉइंट था, इस संघ के जंतु जल, थल और वायु तीनों जगहों पर पाए जाते हैं। हाँ जी, सिर, वक्ष और उदर में क्या होता है? विभाजित। विभाजित का मतलब होता है बटा हुआ। इनका शरीर जो होता है इन 3 भागों में बटा है। बेटा आप ही की हेल्प के लिए मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, क्योंकि इन पॉइंट्स को एक एक को, ठीक है, आपको समझना। बेटा यहाँ पे देखो, देख के समझ जाओगे। अगर सारे पॉइंट्स इसके मैं लिख पाऊंगी तो आपको चीजें जल्दी से यहाँ पे क्लियर नहीं होगी कि मैम क्या बोल रहे हैं। इसके पॉइंट, इस चैप्टर के तो नोट्स बच्चे को चाहिए ही चाहिए होते हैं। इससे पहले मैंने आपको कोशिका और ऊतक वाला पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से आपको एक एक पॉइंट लिखवा कर अच्छे तरीके से समझाया है कि बेटा ये ऐसे है। अब यहीं पे तो आपके इस चैप्टर में तो नोट्स आपको चाहिए होते कि भाई पॉइंट सामने होना चाहिए और डायग्राम हमें पता होना चाहिए भाई की क्या है। द्विपार्श्व सममित ये सब के मतलब बता चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता दिक्कत आनी चाहिए। और अगर आपको दिक्कत आ रही है तो बेटा उस लेक्चर को देखना आपको दोबारा से पड़ेगा, क्योंकि भाई शायद आपको उसका मतलब समझ नहीं आएगा और मैंने बहुत क्लियरली डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट, श्वसन के लिए भाई जलीय जंतुओं में तो क्लोम मिलते हैं, लेकिन जो स्थल पर होते हैं उनमें ट्रैकिया या बुकलंग पाए जाते हैं। शरीर के प्रत्येक खंड में एक एक जोड़ी क्या होते हैं? बहुखंडीय उपांग होते हैं। रुधिर परिवहन तंत्र कैसा होता है बेटा? खुला। रुधिर परिवहन तंत्र खुला है, मतलब इसका क्या है
कि भाई जब रुधिर बहेगा वो सीधा कहां पे, यानी कि नलिकाओं में नहीं बहेगा, वो सीधा कहां जाएगा, अंगों में बहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट, इनमें शरीर की सतह द्वारा भी क्या होता है, श्वसन होता है। ये जंतु सामान्यतः कैसे होते हैं बेटा, एक लिंगी होते हैं। इनमें निषेचन बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार का होता है, यानी कि भाई निषेचन की क्रिया शरीर से बाहर, यानी कि युग्मक जो मिलेंगे वो शरीर के बाहर भी मिल सकते हैं और शरीर के अंदर भी। नेक्स्ट, इनमें उत्सर्जन क्रिया किसके द्वारा, मैलपीघ्य नलिकाओं द्वारा या हरित ग्रंथियों द्वारा होती है। देहगुहा रुधिर से भरी होती है, सभी अंग इसमें डूबे रहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है यहाँ पे बेटा, झींगा, बिच्छू, मकड़ी, केकड़ा, मक्खी, मच्छर, तितली, मधुमक्खी व कण खजूरा आदि। ओके, चलिए कुछ देखे थे कुछ एग्जाम्पल। फिर आया संघ मोलस्का। इसका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने बेटा, अरस्तु ने कटर फिश के लिए किया था। क्लियर है। और आकशेरुकी का क्या है, दूसरा सबसे बड़ा संघ है। ठीक है। इनकी खासियत क्या होती है कि भाई इनका शरीर कोमल होता है और क्या मिलता है, एक कवच पाया जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे लक्षणों को एक बार रिवाइज करते हैं। इस संघ के जंतुओं का शरीर कोमल व खंड रहित होता है। इस पर खंड युक्त उपांग नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, इनके अधिकांश सदस्य कैसे होते हैं बेटा, समुद्री होते हैं, लेकिन कुछ स्वच्छ जल में या स्थल पर भी क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इस संघ के जंतुओं का शरीर कैसा होता है भाई, द्विपार्श्व सममित होता है। बेटा सारे पॉइंट पढ़ाए हुए हैं। अगर आप बोलोगे मैम ये पॉइंट, मैं वापस वही बोलूंगी बेटा प्लीज लेक्चर को जरूर देख लेना, नहीं देखा है अभी तक तो ईमानदारी के साथ। हाँ जी, इनमें क्या बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे खुला संवहन तंत्र तथा उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। शरीर के चारों ओर क्या मिलता है भाई, एक कड़ा खोल, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उसका नाम क्या है, मींछल या प्रवार कह देते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है भाई, इनमें विकसित होता है। रक्त यानी नीला, हरा, लाल हो सकता है और रंगहीन भी, यानी कि कोई रंग भी नहीं हो सकता। ठीक है। इनमें क्या मिलता है भाई, यहाँ पे हीमोसियाने नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण होते हैं ये सब चीजें। नेक्स्ट, इनमें श्वसन क्रिया किसके द्वारा बेटा, जल, क्लोम या फुफ्फुस द्वारा होती है। देखो जल में होंगे तो किसके द्वारा होगी, क्लोम यानी कि गिल्स के द्वारा, और अगर भाई धरती पे है तो किसके द्वारा होंगी, फुफ्फुस यानी कि फेफड़ों यानी लंग्स के द्वारा। नेक्स्ट, ये पर्याय एक लिंगी होते हैं, यानी कि बेटा एक लिंगी मतलब कि भाई नर और मादा जो मिलेंगे वो एक जीव में एक ही लिंग की उपस्थिति होगी, या तो वो नर होगा या वो मादा होगा। लेकिन कुछ जंतु द्विलिंगी भी होते हैं कि भाई एक ही जीव में नर और मादा जनांग दोनों मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट 8 पॉइंट, इनमें प्रजनन अलैंगिक विधि द्वारा नहीं होता। नेक्स्ट 9, इनमें उत्सर्जन वृको द्वारा होता है एंड ये त्रिस्तरीय होते हैं, यानी कि भाई यहाँ पे तीनों स्तर मिलेंगे। उदाहरण घोंगा, सीपी, सीपिया तथा ऑक्टोपस आदि। उसके बाद आया आपका बेटा यहाँ पे, यह एग्जाम्पल देखने के बाद मोलस्का के बाद कौन सा आया, संघ इकाइनोडर्मेटा। ठीक है। और यहीं पे हमने देखा कि भाई ये जंतु जो होते हैं कैसे होते हैं भाई, ये सामान्यतः जो अगर हम बात करें इनकी, कैसे होते हैं बेटा, समुद्री होते हैं। क्लियर है, कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं। तथा इनकी त्वचा पर क्या पाई जाती हैं, कंटिकाएं, यानी कि इनकी त्वचा पर कांटे जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। त्वचा पर कंटिकाएं पाए जाने के कारण इस संघ का नाम क्या है, इकाइनोडर्मेटा। ओके, नाम का मतलब बता चुकी हूँ कि भाई क्या है, इकाइनोस मतलब स्पाइंस यानी कंटिक जो कांटे से होते हैं, और डर्मेटास मतलब क्या हो जाता है, स्किन यानी कि त्वचा, यानी त्वचा पर क्या मिल रही है, कांटे जैसी संरचनाएं पाई जा रही हैं। नेक्स्ट, इकाइनोडर्मेटा संघ का नामकरण किसने किया था, जैकब क्ले ने। बेटा वापस बोल रही हूँ, अगर इन सभी संघों के आप ये याद रख पाते हो कि भाई किस साइंटिस्ट ने किस संघ को खोजा तो बहुत अच्छी चीज है, यानी किसका नाम रखा, किसने किसको खोजा, यही सब चीज आप यहाँ पे देख रहे हो। याद रख सकते हो तो आप याद रख सकते हो, अगर नहीं रख सकते तो टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको मेन इनके संघों के नाम और एग्जाम्पल क्या होने चाहिए बेटा, आपको पता होने चाहिए। क्लियर। चलिए, अब इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इकाइनोडर्मेटा की। ये सीलोम युक्त जंतु होते हैं, इनमें उत्सर्जन अंग नहीं पाए जाते। नेक्स्ट, इनमें तंत्रिका तंत्र अल्प विकसित यानी कि कम विकसित होता है। इनमें नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, यानी कि ये कैसे होते हैं, एक लिंगी। नेक्स्ट, इनमें लैंगिक प्रजनन होता है और इनमें कौन सा निषेचन पाया जाता है, अंत्य निषेचन, यानी कि निषेचन की क्रिया कहाँ होगी, शरीर के अंदर होगी। क्लियर। नेक्स्ट, इस संघ के जंतुओं में पंचतई अरिय सम्मित पाई जाती है, और ये चीज मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, पंचतई कैसे होते हैं, इनकी शरीर देहगुहा युक्त यानी त्रिकोणक, यानी तीनों से मिलेंगे, गोलाकार हो सकता है, बेलनाकार अथवा सितारे के समान भी हो सकता है।
देह भित्ति में यानी कि जो शरीर की जो भित्ति होती है यानी जो दीवार होती है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे बना अंत्य कंकाल यहाँ पे होता है। क्लियर। और इन पर कांटे होते हैं। नेक्स्ट, इस संघ के जंतुओं में पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन की क्षमता होती है कि भाई अगर कोई भी शरीर का अंग टूट जाता है, किसी कारणवश अलग हो जाता है, तो वहां पे इनमें ये ताकत होती है कि इनका शरीर का अंग वापस पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर है। चलिए फिर देखा उदाहरण यहाँ पे कि भाई तारा मछली, ब्रिटल स्टार, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, कुकुमेरिया, थायोन और एंटीडॉन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आया आपका हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा जो भाई दो शब्दों से मिलकर बना था, हेमी प्लस कॉर्डेटा। हेमी का मतलब है यहाँ पे बेटा क्या, हाफ, और कॉर्डेटा का मतलब है क्या, रस्सी। ठीक, यानी कि भाई ये क्या है, अर्ध रज्जु की। ठीक, और साथ ही साथ हेमिकॉर्डेटा जो शब्द यहाँ पे दिया था बेटा, ये बेटसन द्वारा दिया गया था। क्लियर है। और मेयर ने इनके यानी कि भाई मेयर के अनुसार क्या है, इसकी 80 जातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट, फाइलम हेमिकॉर्डेटा को संघ कॉर्डेटा का उपकॉर्डेटा माना जाता है, लेकिन वर्तमान समय से एक अलग बना दिया गया, अलग कॉर्डेटा यानी पृथक कर दिया गया है। तो लक्षण क्या है, इस संघ के एक छोटे समूह में कृमिनुमा समुद्र यानी कि समुद्र में रहने वाले होते हैं, समुद्र के किनारे सुरंग बनाकर वो क्या करते हैं, रहते हैं। नेक्स्ट, इनका शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, शुंड, कॉलर और धड़। डायग्राम में दिखाया था मैंने। क्लियर है। शुंड क्या है बेटा, एक उत्सर्जी अंग है, यानी कि इस यहां से वो अपने बेकार पदार्थ बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट है, इसके ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, श्वसन होता है। नर और मादा अलग अलग है, यानी कि भाई ये कैसे हैं, ये एक लिंगी है। हाँ जी, साथ ही साथ बेटा इनमें क्या होता है, इनमें बाह्य निषेचन होता है, जैसे एग्जाम्पल दिए हैं बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। ठीक है, तो ये थे इसके एग्जाम्पल और आपकी क्विज हो ही चुकी है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे संघ कॉर्डेटा को, यानी अब बारी है ये संघ कॉर्डेटा की, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है। अब इसको भी कई वर्गों में बांटा है, वो भी आप जानोगे। क्लियर है। तो सारे संघों को आपको बेटा बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्लियर है। स्पेशली बेटा सारे संघ के नाम, संघ के नाम के साथ साथ गाइज आपको उसके एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट है बस। अब अगर आपको लक्षण याद करने तो आप लक्षण किसके याद करो, जैसे मैंने बीच बीच में बताया कि बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको उस संघ का वो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, वहीं से क्वेश्चन आता है। और अगर लक्षणों को याद रखना है तो आप लक्षण आप याद रखोगे जब हम कॉर्डेटा पढ़ेंगे और देखेंगे कि भाई इसको कैसे कैसे बांटा गया, सरीसृप में, स्तनधारी, ऐसे अलग अलग बांटा गया। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, संघ कॉर्डेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके सारे लक्षणों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है एंड आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। यहाँ पे बच्चों ने बहुत ध्यान से पढ़ा है, ऐसे ही पढ़ना है। क्लियर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट क्या करने वाली हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ संघ कॉर्डेटा को एंड हम इसको क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है बच्चा पार्टी। चलिए तो मिलते हैं फिर जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में संघ कॉर्डेटा के साथ। तब तक के लिए गाइज बाय बाय एंड टेक केयर।